चलिए इधर ध्यान दीजिए। 7.1.3 graphical evaluation of work, graphical evaluation of work। जैसे कि देखो, आपको याद होगा पिछले इसमें आपने स्टडी किए थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पे मूव हो रहा है तो और उस पर फोर्स F लग रहा है, याद होगा मैंने कहा था कि फोर्स F, वेक्टर F इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट dx इस डायरेक्शन में है और ये एंगल क्या है, थीटा है। हमने कहा था कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन कितना रहेगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। हमने कहा था ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। बड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रहेगा, इंटीग्रेशन a टू b वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। dx बोलो ds बोलो एक ही बात है। आपको अगर मैथमेटिकल पार्ट याद होगा, जब मैंने डेरिवेटिव पढ़ाया था, मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था कि डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। आया बात समझ में? तो अब ऐसा है कि ये क्या है, इंटीग्रेशन है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास फोर्स की कोई इक्वेशन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो इक्वेशन डाल के इंटीग्रेट करने के बजाय, वो इक्वेशन है ना, याद होगा आपको, हर इक्वेशन से क्या बनाया जा सकता है, ग्राफ बनाया जा सकता है। अगर y इक्वल्स टू mx है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल्स टू mx प्लस c है तो स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो हर इक्वेशन से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो मान लो आपके पास जो इक्वेशन थी, आप उसको इंटीग्रेट करके वर्क निकालते थे पहले, जो कल हम लोग ने किए थे। हमारे पास कई सारी इक्वेशंस आई थी, 1 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन की, है आया ना, उससे इंटीग्रेट किए थे आपने, वर्क कैलकुलेट किए थे। तो बोले वो एक तरीका है। अब बोले तुम्हारा मूड बदल गया, बोले नहीं मुझे इंटीग्रेट नहीं करनी है, कुछ और तरीका बता। तो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो भाई देख तेरे पास फोर्स की इक्वेशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक काम कर, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बना ले। क्या कर, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बना ले। फोर्स वर्सेस एक्स का कुछ ना कुछ एक ग्राफ बनेगा। एक्स की कुछ लिमिट्स आएगी, ये a और ये b, ये x की लोअर लिमिट, ये x की अपर लिमिट। तो क्या कर, इसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व ले ले। क्या ले ले, एरिया अंडर द कर्व। और यही एरिया अंडर द कर्व तुझे क्या दे देगा बेटा, वर्क दे देगा। एरिया अंडर द कर्व तुझे क्या दे देगा, वर्क दे देगा। आई बात समझे? तो वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, फोर्स वर्सेस पोजीशन, फिर से बोलो किसका ग्राफ है, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, आप उसका क्या लेंगे, एरिया अंडर द कर्व। क्या लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, और वो आपको क्या देगा, वर्क दे देगा। आई बात समझ में? तो कीपिंग दैट इन माइंड, चलो फिर एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं कुछ, ताकि हमको समझ में आए। तब तक वो जो लिखा हुआ है ले लो, लिख लो वहाँ पर। The force capital F acting on a particle is moving in a straight line is as shown in figure. Is as shown in figure. Full stop. What is the work done by the force
on the particle in the 4 meter of trajectory फिर आपको ग्राफ दिया गया, फोर्स वर्सेस पोजीशन मीटर्स में है, फोर्स न्यूटन्स में है। ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 1, ये 3, ये 4 और ये 5। चलिए देखिए, सिंपल, वेरी सिंपल। एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये कौन सा शेप नजर आ रहा है आपको? बोलो, ट्रेपेजियम। 2 पैरेलल साइड्स है ना। हमारे पास इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? बोलो, तुमको अभी तक की माननी? सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल। अगर ए और बी पैरेलल साइड्स है तो उनका सम मल्टीप्लाई है उनके बीच का डिस्टेंस। मान लो कि ये ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है और ये वाला पार्ट एच है, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो हाफ ऑफ ए 3 - 1 यानी कि 2 और हाइट यानी कि 5 है ना। सॉरी माय मिस्टेक। सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, ये कितने का है? 2 का है, प्लस ये कितने का है? 4 का है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितने का है? 5 का। हाँ, अब देखो, हाफ ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 15 जूल्स। 15 जूल्स। Next, a position dependent force capital F is acting on a particle and its force position curve is as shown in figure. Its force position curve is as shown in figure. Full stop. Work done on the particle. Comma, when its displacement is from 0 meters to 5 meters is
देखो ये कुछ इस तरह से दिखने में है। Force is in Newton, distance is in meters. चलिए क्योंकि एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो निगेटिव साइड में गया है ना, उसको आप निगेटिव ही लेना पड़ेगा आपको। देखो एज यू कैन सी यहाँ पर दो ट्रेपेजियम है, एक ये ट्रेपेजियम बना और एक ये भी ट्रेपेजियम बना, है ना। तो मुझे दोनों ट्रेपेजियम का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। A1 क्या है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होंगी? 3। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होंगी? 1, 3 + 1, और फिर ये हाइट कितना है? 10, यानी कि ये हो जा रहा 20 यूनिट्स, है ना। 3 + 1 4, 4 5 = 20। अब इसकी बारी करते हैं। ये भी ट्रेपेजियम है, ये एक पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। तो A2 इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 3 = 15 यूनिट्स। तो वर्क डन क्या होगा बेटा आपका? फिर A1 - A2 प्लस होना चाहिए एक्चुअली माइनस में, क्योंकि ये आंसर माइनस में आने वाला है ना, हाइट -10 है। तो ये 20 + -15 यानी कि हो जाएगा 5 जूल। आया समझ में? जो रीजन नेगेटिव में जा रहा उसका वहाँ तक लो आपको। अब एक बात ध्यान में रखना भाई, एक और बात, कि जहाँ तक का पूछा है वर्क डन वहीं तक का कैलकुलेट करना। मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन ऐसे है, तुमको वर्क डन अगर सिर्फ मान लो 4 मीटर तक का पूछा, कहाँ तक का पूछा? डायग्राम पूरा कहाँ तक के है? 5 मीटर तक के है। डिस्टेंस देखो ना कहाँ तक के है, 5 मीटर तक के है, मगर वर्क तुमसे सिर्फ 4 मीटर तक का पूछा, तो तुमको सिर्फ यहीं तक का एरिया अंडर द कर्व लेना है, इसको नहीं लेना। हम लोग अंधे कैसे सॉल्व करते कई बार, है ना। डायग्राम दिया पूरा ले लो, एरिया है ना, देखने में शेडेड रीजन नजर आ, एरिया अंडर द कर्व पूरा ले लो। अरे नहीं भाई, पहले क्वेश्चन में पढ़ो कहाँ तक का पूछा है उसने। अगर उसने बोला कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 मीटर्स टू 4 मीटर्स, 0 मीटर्स टू 4 मीटर। अब थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो जो सभी के पास है ना। अब आप बोलो 0 से 4, 0 से 4 मतलब सिर्फ यहीं तक का पूछा ना उसने, तो सिर्फ यहीं तक का एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा। समझ में आया ना? ये बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट, चलिए अगला टाइटल नंबर 7.1 नहीं रुको एक बाकी एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम बाकी है, फिर इसके बाद है। और 10 किलोग्राम मास मूव्स along x axis, full stop. Its acceleration as a function of its position is as
shown in the figure. Is as shown in the figure. First of all, what is the total work done on the mass by the force as the mass moves from x is equals to 0 to x is equals to 8 centimeters. Acceleration is in centimeter per second square. X is in centimeters. ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है. एट 4 2 6 20 10 5 15. चलिए देख दिखा के करना सब चीज़. देखते हैं आप क्या कर सकते हैं. सॉल्व. कौन सा शेप आ रहा है? रेक्टेंगल कि ट्रेपेजियम? हाँ, 2 ट्रायंगल. अबे एरिया अंडर का मतलब क्या होता है वर्ड? उसके नीचे, ऊपर का थोड़ी जाना पड़ता अपने को. कर्व ये है, उसके ऊपर का क्या करेंगे लेके? नीचे का चाहिए ना कर्व के नीचे. एरिया अंडर द कर्व है ना, 2 ट्रायंगल. एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व. देख विचार के करना जरा, बहुत कुछ है इसमें ट्विस्ट. कितना? 80. और कुछ? जूल्स ना. 8 इंटू 10⁻⁻² जूल्स. गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है. तुमने डायरेक्ट किया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. बेस 8 का, हाइट 20 का, तो 20 में से 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2 इज 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80 जूल्स हो तो गया. अरे इधर देखो, 2 बातें. पहले तो वो एक्सेलरेशन है, दूसरी बात वो सब सेंटीमीटर्स में. अब सेंटीमीटर्स में इसका मतलब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये असल में 20 इंटू 10⁻⁻², 15 इंटू 10⁻⁻² है ना. एक्स एक्सिस पे जो सारी वैल्यूज़ है वो भी इंटू 10⁻⁻² है. यानी कि इसका जो बेस है, ये जो बेस आप जो बोल रहे हैं ना, ये बेस असल में
8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स करके है, या यूनिट्स बोलेंगे जो भी। और इसका हाइट जो है ना वो भी 20 इंटू 10⁻⁻2। समझा गया? हाँ सर अभी आ गया। अबे जल्दबाजी मत करो, ये फिर भी नहीं आएगा तुम्हारा आंसर, उसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोले ये क्या तो मसला है भाई। देखो आप देखो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स बोला था ना मैंने, यही बोला था ना। मगर ये यहाँ पर फोर्स और पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होना चाहिए, या तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, कुछ खास बात नहीं। आप क्या कर सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स, x1 टू x2, मास को निकाल कॉमन, a इंटू डी एक्स, x1 टू x2, यानी कि मास इंटू एरिया अंडर ax ग्राफ, एरिया अंडर ax ग्राफ या ax कर्व, ax कर्व के नीचे का एरिया है ना, ये एरिया अंडर द कर्व। अब ऐसा है कि ठीक है, अब मास इनटू निकालना पड़ेगा एरिया अंडर द पोजीशन वर्सेस वो। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू मास कितना है 10 किलोग्राम, एरिया आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस कितने का है 8 इंटू 10⁻⁻2 का, हाइट कितना है 20 इंटू 10⁻⁻2 का। अब देख क्या आ रहा आंसर, ये होगा 2 1 जा 2 10 जा 80 इंटू 10⁻⁻3, 80 इंटू 10⁻⁻3। देखो ना भाई, ये 8 और ये 10 80 हो गया, -2 क्या हो गया -4, और ये 10 -3, तो 80 इंटू 10⁻⁻3 जूल, या 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स। दिस इज द आंसर, है ना। सोच विचार के करे भैया, जल्दबाजी में नहीं। बताइए नेक्स्ट क्या है, टाइटल नंबर 7.1.4, वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हैं आप, इसको ज़्यादा सही रहेगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, the force due to which work done is independent of path followed and just depends on initial and final
position is called as conservative force, is called as conservative force। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पे बहुत कुछ आगे का टिका हुआ है, आगे कई सारे चैप्टर्स के नॉलेज इस पे टिके हुए हैं। ये जो अभी छोटा सा टॉपिक अपन लेने वाले हैं, है ना, वो सिर्फ उस चीज़ का इंट्रोडक्शन है अभी फ़िलहाल, मगर मैं बोल रहा हूँ ना आगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे कई बार सॉल्व करते हुए बोलना पड़ेगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी वजह से फॉर्मूला ऐसा आया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी वजह से फॉर्मूला ऐसा आया। तो ये बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनना सारी बातों को, और एक एक बात को याद रखना यहाँ पे। वो फोर्स जिसके कारण जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द पाथ फॉलोड। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है तुम शुरू कहाँ से की, ख़त्म कहाँ से की। देखो, इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ उठाता हूँ, हाइट कितना h, हाइट कितना h, या फिर यहाँ से यहाँ नीचे लेके आ रहा हूँ, व्हाटएवर। तो मैं पूछूंगा कि जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? कुल मिला के 3 फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स, जिसको अपन एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते, जिसको अपन अप्लाइड फोर्स भी बोलते, या मस्कुलर फोर्स अपन बायोलॉजिकल वर्ड में इसको मस्कुलर फोर्स बोलते, मगर फिजिक्स में उसको अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो एक ये है, एक कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एयर का रेजिस्टेंस भी है। जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ ही घसता हुआ जा रहा है, यानी इस पर क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ में आई आपको? तो कुल मिला के 3 फोर्सेस लग रहे हैं, मगर उसमें से एक ऐसा फोर्स है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस रास्ते से गए थे, उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता कि तुमने शुरू कहाँ से किए और ख़त्म कहाँ पे किए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ फिर से उतनी हाइट पे लेके जाना है, मगर ऐसा लहराते हुए लेके जा रहा हूँ, मैं लेके गया उतनी ही हाइट पे, मगर कैसे लेके जा रहा? लहराते हुए। अगर कोई मुझे पूछेगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पहले से ज़्यादा है, पहले के बराबर है कि पहले के कम है? पहले से कम है। आप बोलेंगे ज़्यादा है, क्योंकि आपने ज़्यादा वर्क किया ऐसा ऐसा करने में, है ना? ठीक है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आप बोलेंगे ज़्यादा है। उसी तरह से वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स, वो बोलेंगे वो भी पहले से ज़्यादा ही है। मगर आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो बोलेगा जो पहले था अभी भी उतना ही है। उसको कोई भी लेना देना नहीं, तुम कैसे गए, लहराते हुए गए सांप के जैसा या सीधा गए, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। वो क्या बोले? शुरू कहाँ से किए? यहाँ पे। ख़त्म कहाँ पे किए? यहाँ पे। पहले है ना, सीधा गए थे, अब कहाँ गए? ऐसा गए। कितना है? बोले बिल्कुल पहले के बराबर का है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी भी कितना माना जाएगा? जितना पहले था उतना ही है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। काहे से? आप किस रास्ते से गए, उसको सिर्फ क्या बात से लेने का है? शुरू कहाँ से किए और ख़त्म का, है ना? इट जस्ट कंसर्न्स विद द 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, है ना, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू एंड। आई बात समझ में? तो इस ऐसे फोर्सेस को कहते हैं आपका कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। दोज फोर्स ड्यू टू विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड जस्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। अब ऐसे कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स है फिजिक्स में? कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स आप पढ़ने वाले हैं? एक तो अभी आपने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक होने वाला है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स, चौथा आपका स्प्रिंग और इलास्टिक बोलते से फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स। ये 4 फोर्सेस है, ये 4 फोर्सेस है जो आपको सिलेबस में है, और ये आपके कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो क्या क्या नाम है वो 4? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा
मैग्नेटिक फोर्स, चौथा स्प्रिंग और इलास्टिक फोर्स। फिर से बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ठीक है ना? तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो वर्क डन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब ये कैसे मानूं? तो चलो देखो एक एग्जांपल करके बताता हूँ मैं। एग्जांपल नहीं, एक डिस्क्रिप्शन ही है, एक्सप्लेनेशन ही है। देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस जो है s है और ये हाइट जो है h है। ओके, ऊपर से नीचे लाता है यार, कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर लेके जाओ। अब बना लिए ना डायग्राम, ठीक है। इससे बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे मगर हमारा फोकस सिर्फ किस पे? कंजर्वेटिव फोर्स पे। और यहाँ मेरा फोकस होने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। देखो इधर, आप यहाँ से लेके जाओ, ऐसा 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 लेके जाओ, है ना? तो मैं कहूँगा ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? आप बोलेंगे माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोल रहे हैं माइनस क्यों? अरे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा ना। अच्छा ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है फिर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में? आप बोलेंगे माइनस mg साइन थीटा इंटू एस। अरे बोले ऐसे कैसे? अरे भाई ये mg तो असल में इधर है ना, इसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं ना अपन, एक आता है mg साइन थीटा और एक आता है mg कॉस थीटा। इसमें से असल कौन सा है? mg साइन थीटा है, जो आपके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना। mg कॉस थीटा तो कोई लेना देना नहीं, बेचारा गरीब गाय हो, डिस्प्लेसमेंट से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है ना mg कॉस थीटा। असल विलन कौन है तुम्हारा? mg साइन थीटा। तो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना हुआ? माइनस mg साइन थीटा। ठीक है, चलो भाई मान लिया। अब एक काम करो, उसी ऑब्जेक्ट को मेरे को क्या करना है? फर्स्ट सिचुएशन में आपने क्या करे? इस तरह से लेके गए। अब सेकेंड सिचुएशन में मुझे क्या करना है? उसी ऑब्जेक्ट को आपको उसी इंक्लाइंड सरफेस के नीचे से ऊपर ले जाना है, मगर यहां से लेके जा रहा है, इस बार ऊपर में यहां से ऊपर लेके जा रहा हूं मैं। ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन और ये ऊपर जा रहा है ना। तो ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये वर्क डन इन द फर्स्ट सिचुएशन। अब देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन द सेकेंड सिचुएशन क्या आएगा वो देखो। तो मैं बोलूँगा देखो कितनी ऊपर लेके गए? बोले आप हाइट h ऊपर लेके गए। ये वही इंक्लाइंड सरफेस है, याद रखना, ये वही इंक्लाइंड सरफेस है, बस आपने उसको पहले यहाँ से यहाँ लेके गए थे, अब अगली बार यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो। बात समझ में आ रहा क्या? वही इंक्लाइंड सरफेस है, वही डब्बा है, पहले यहाँ से यहाँ लेके गए थे, अब यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? वंस अगेन माइनस mg इंटू सॉरी माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू h। बोले ऐसा क्यों? अरे भैया जब तुम ऊपर लेके जा रहे हो, जब तुम ऊपर लेके जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? h। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में था तो इसीलिए माइनस mg इंटू h। और इस बार थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स को या वर्क डन इन द सेकेंड सिचुएशन को मैं क्या बोलूँगा? ये आएगा माइनस mgh। एक नज़र में देखने में ये लगेगा कि भैया ये तो दोनों बहुत अलग अलग है, मगर तुम देखो तो सही। अभी यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि h अपॉन s। जरा डाल तो यहाँ पर देखो, वर्क डन इन द फर्स्ट सिचुएशन इज माइनस mg साइन थीटा की जगह डाल h अपॉन s इंटू एस, एस एस गया माइनस mgh। अब देख इसको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को गौर से देख, क्या नजर आया? सेम है, यानी कि वर्क डन इन द फर्स्ट सिचुएशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन इन द सेकेंड सिचुएशन। दोनों हाइट सेम थी, है ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन की हाइट कैसी थी? सेम थी, बस क्या बदल गया था? रास्ता।
आप यहाँ से यहाँ गए, मगर पहले ऐसा गए, और दूसरी सिचुएशन में डायरेक्ट चले गए आप सीधा सीधा, है ना। तो भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बात वही हो रहा है बेटा, यहाँ पे इस बात का प्रूफ हो रहा है कि जो आपके वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन, ए भैया सीधा कर उसको, किस बात का गम सता रहा, देखो कौन छोड़ के गया, हाँ ध्यान दे इधर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, सेम है। बात समझ में आया सभी को। तो इसीलिए कहा गया है इसको कंजर्वेटिव फोर्स। तो भैया जो डिपेंड करता है सिर्फ कहाँ पर, शुरू कहाँ पे किए, ख़त्म कहाँ पे, किस बात से लेना देना नहीं, कौन से रास्ते से गए, कौन सा पाथ फॉलो, उससे कोई भी लेना देना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये लिख लो पहले पॉइंट, फिर आगे का पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। पहले ये लिख लो। तो देखो अभी हमको एक नोट करके पॉइंट लिखना है, नोट पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop is always zero. Work done by conservative force in a closed loop is always zero. मतलब आप पहले एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते हैं, फिर दूसरे पोजीशन से वापस आ जाते हैं, तो टोटल वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा ज़ीरो रहेगा। यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ये हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। देखो मैं ये कह सकता हूँ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए से बी पे जाने का वर्क डन बी से ए पे आने का वर्क डन के बराबर, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, ठीक है। ये नोट है। अब एक एग्जाम्पल इसी पॉइंट से रिलेटेड, इफ W1, W2 and W3 represents the work done, in moving a particle from A to B along three different paths, 1, 2 and 3 respectively, as shown. Comma, in the gravitational field of a point mass ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल m, फाइंड करेक्ट रिलेशन, find correct relation. Find correct relation. Position A, position B, तो ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है, और एक मास यहाँ दिया हुआ है स्मॉल m। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? फर्स्ट, W1 is greater than W2 is greater than W3. Second, W1 equals to W2 equals to W3. तीसरा, W1 is less than W2 is less than W3. चौथा, W1 is greater than W3
इज ग्रेटर दैन W2। बोलिए क्या लगता है कौन सा एक ऑप्शन सही है? ऑफ कोर्स द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। मेरे लिए सबसे बड़ा ये रहा कीवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, कि आपको जो वर्क डन निकालना है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण तो वर्क डन क्या रहेगा? तो भैया तीनों पाथ पे वर्क डन कैसा रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसा है? सेम है। अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम ना होता तो बंदा बोलता लास्ट ऑप्शन सही है, सॉरी बंदा बोलता लास्ट ऑप्शन सही है। बोले क्यों? देखो ये बड़ा रास्ता दिख रहा है सबसे, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है। ये हो सकता था अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, ये वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, तो फिर वो चौथा ऑप्शन सही था। मगर वर्क डन ड्यू टू काय का पूछा उसने? कंजर्वेटिव फोर्स, तो भैया फिर वो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 0.3 kilogram slides down an inclined plane of length 10 meters and height 5 meters। सॉरी, ये लेंथ को मत लिखना, मैं इस क्वेश्चन को एडिट करने वाला था, वो भूल गया था। ऑफ हाइट 5 meters, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वर्क डन by the gravity for complete motion from top to down, from top to down। तो ये है इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ से वो एक मूव करता हुआ एक ऑब्जेक्ट आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है। ओके, ये हाइट जो है 5 meters करके दी गई है। एक मिनट पेन बताइए बेटा। थैंक यू। ओके, ये हाइट जो है 5 meters दी गई है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा हुआ है। पहली नज़र में भैया जिसको नॉलेज नहीं है वो अटक जाएगा, बोलेगा यार वर्क डन तो mg sin थीटा इंटू एस आएगा, mg sin थीटा इंटू एस। भाई अब कैसा? mg sin थीटा m है, g है, थीटा नहीं मेरे पास, एंगल दिया हुआ है क्या? s है कि मेरे पास? बोले अब कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं यार, मेरे को तो आ ही नहीं सकता आंसर। कोई बात नहीं बेटा, ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना। कौन से? वर्क डन ड्यू टू क्या पूछा हुआ है? ग्रेविटी। कौन सा फोर्स हुआ वो? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आप mgh से भी निकाल सकते हैं, है ना। मास कितने का है? 0.3, g 10, हाइट 5, कितना हो गया? 15 जूल। आई बस समझ में, लिख लीजिए।
अब आएंगे अपन सेकेंड पार्ट पे, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव का था अब तक के, अब देखने वाले हैं अपन नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। अब देखो सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव फोर्स का उल्टा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? वो जो पाथ को इंडिपेंडेंट था, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, लेकिन भाई ये टेबल है ना, इसको यहाँ सरकाने का है, मगर तुम पहले इसको ऐसा लेके जाएंगे, फिर ऐसा लेके जाएंगे, फिर ऐसा लेके आएंगे, है ना, सरकाना यहीं के यहीं है, मगर तुमको बोलूँगा मैं ऐसा लेके जाओ, फिर ऐसा लेके जाओ, ऐसा लेके जाओ। अब तुम उसको खींच के या ढकेल के लेके जा रहे, तुमको क्या लगता कि भाई वर्क तुमको अगर यहाँ से यहाँ सरकाते तो जो पहली सिचुएशन का वर्क होता, और तुम ऐसा घुमा फिरा के लेके आ रहे हो सेकंड सिचुएशन का वर्क होता, तो ये दोनों सेम आते कि डिफरेंट आते? प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से सोचो ना, ये डिफरेंट आएंगे। अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब ये ऐसा घूम के आ रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ रही ना? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और वर्क क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसी वजह से अब ये पाथ पे डिपेंड करेगा कि तुम किस रास्ते से जा रहे हो। अगर तुम लॉन्ग कट मारोगे ये बोल के कि भाई वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, भैया वो सिर्फ किसके लिए है? किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। यहाँ आप कौन से स्टडी कर रहे हैं? अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो लिखेंगे इसके बारे में। The forces due to which work done depends on the path followed are called as conservative forces। वो फोर्सेस जिसके ऊपर वर्क डन जो डिपेंड करता है ऑन द पाथ फॉलोड, कि आप किस रास्ते से गए हो इस बात पे वो डिपेंड करता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी ग्रेव मिस्टेक, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला तो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स पढ़े है ना आपने, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा है एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तीसरा है विस्कस फोर्स। हम लोग कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स भी इज अ काइंड ऑफ आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही कहा जाएगा। अप्लाइड फोर्स ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा, अप्लाइड फोर्स, है ना। तो अब ऐसा है, ये बात पे डिपेंड करता है भैया तुम कहाँ से आए हो, है ना, किस रास्ते से आए हो। ऐसा नहीं चलेगा कि भैया तुमने इस बार बोले भैया लॉन्ग कट मारा वही चाहना चाहिए क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नहीं भैया, पाथ पे डिपेंड करेगा इस बार, है ना। ठीक है, अब इसमें नोट करने लायक पॉइंट एक है, फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी यार, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप
इज नेवर इक्वल टू 0। मतलब मिसाल के तौर पे तुम A से B पे गए, फिर वापस B से A पे आए, वर्क डन इन द फर्स्ट सिचुएशन, वर्क डन इन द सेकेंड सिचुएशन। तो आप आज इस बार सोच रहे होंगे कि भाई घूम फिर के तो वहीं आ गए ना, तो वर्क डन 0 रहेगा। नहीं बेटा, नहीं रहेगा। तुम घूम फिर के भले ही वहाँ पर आ जाओ, मगर वर्क डन 0 के बराबर नहीं रहेगा, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। जैसे मैंने बोला कि जा तू उधर लेके जा, ऐसा ला, हाँ ऐसा एक काम कर, यहीं ला जा वापस, है ना। अब भाई तू बोलेगा सर अब पार्टी दो, चाय वाय पिलाओ, नाश्ता वाश्ता कर, इतनी मेहनत करा दी तुमने, है ना। मैंने लोग कहा कि मैंने जहाँ वहीं तो है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क डन इज 0, है ना। अब भाई तुमको नॉलेज है, बोलेंगे अरे सर आप जो बोल रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, मैं अप्लाई करके लाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे लगा, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ वहाँ पे। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से तो वर्क डन हो गई होगा, 0 थोड़ी होता। कहीं वापस भी आ गए तो 0 नहीं होता वो, भले डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए घूम फिर के, मगर वर्क डन 0 नहीं होता। काय में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम लोग कौन कौन से देखने वाले हैं? फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स। हालांकि अप्लाइड फोर्स होता नहीं है, मगर उसको मान सकते थोड़ी देर के लिए, अपनी थोड़ी आसानी के लिए मान लो उसको कि अप्लाइड फोर्स भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आया समझे? दिस मच इज इनफ फॉर दैट, बाकी का कल देखते हैं।